बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 1 ये कविता है जिसका नाम है ध्वनि। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म हुआ 11 फरवरी 1896 को और मृत्यु हुई 15 अक्टूबर 1961 को। इस कविता में निराला जी युवा पीढ़ी को प्रकृति के द्वारा प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मेरा अंत अभी संभव नहीं है या अभी तक नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं युवा पीढ़ी को जागृत नहीं कर देता हूँ, उसके आलस्य को दूर नहीं भगा देता हूँ और एक नया जोश और उत्साह नहीं भर देता हूँ, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। आइए आगे इस कविता को जानते हैं। सर्वप्रथम कवि का जीवन परिचय जान लें। निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के दिन हुआ था। ये एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस दिन ये पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी। इन्होंने अधिकतर जो रचनाएं रची हैं, चाहे वो गद्य से संबंधित है या पद्य से, वो सब हिंदी भाषा की रचना है। ये आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल का अर्थ है ये जो आजकल जो समय चल रहा है, ये उस काल के जाने माने कवि हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना रची है। जैसा कि मैंने कहा कि साहित्य में दो तरह की विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य। गद्य में हम नाटक, कहानी, लेख, एकांकी, इस तरह की रचनाएं रहती हैं और पद्य में कविता, दोहे, पद, छंद आदि रहते हैं। तो ये है हमारी साहित्य के बारे में जानकारी, जिसके अंदर दो विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य। इनका काव्य संग्रह है जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका आदि। ये इनका काव्य संग्रह है, अर्थात पद्य से संबंधित रचनाएं हैं। और इनके कुछ लिखे उपन्यास हैं, जैसे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुली भाट आदि। यहाँ पर कुछ इनकी रचनाओं की प्रतिलिपि दर्शाई गई है। परिमल है, अप्सरा है, निरुपमा और अलका। आपको जब भी समय मिले आप इन रचनाओं को पढ़कर आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि निराला जी की बहुत ही बेहतरीन रचनाएं हैं। आइए पाठ प्रवेश जानते हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और किस तरह से प्रकृति के प्रति इंसान की अर्थात मानव के जो भाव रहते हैं उन्हें दर्शाया गया है और वो किस तरह से प्रकृति से प्रेरणा ले सकता है। इस कविता में प्रकृति का बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जब आप कविता को पढ़ते हैं तो आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर प्रकृति का चित्र प्रस्तुत हो जाता है। भाषा सरल और भावपूर्ण है, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से जैसे के तैसे प्रस्तुत किए गए हैं, शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत ही सरल हैं। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है। कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं। वे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और आशावादी हैं, अर्थात उन्हें अपने जीवन से बहुत ही सकारात्मक उम्मीद है। इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कवि बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण के हैं और वे जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। इसी कारण वे जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। यह सब इस कविता में दिखाया गया है। आइए इस सुंदर कविता जिसका नाम ध्वनि है, शुरुआत करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत। अंत का अर्थ है समाप्ति। जैसा कि हमने पहले भी जाना, कवि का ये कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, वो प्रकृति के चित्रण के द्वारा दर्शाना चाहते हैं और नई युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि वे अपने आलस्य को छोड़ें और नए उत्साह और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। ये उद्देश्य कवि का है और वो युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अभी वसंत आया है, प्रकृति में फूलों की भरमार है और उनकी सुंदरता और उनकी खुशबू चारों ओर फैली हुई है, तो अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा भी कवि का कहना है। अभी अभी तो आया है, कहते हैं ये वसंत मेरे जीवन में अभी अभी तो आया है, अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। मेरे वन में मृदुल बसंत। मृदुल का अर्थ है कोमल, बसंत वह ऋतु है फूल खिलने की ऋतु।
जिस ऋतु में बहुत से फूल खिलते हैं, प्रकृति में एक नई आभा और नई सुंदरता का आगमन होता है और मनुष्य को बहुत ही प्रसन्नता होती है इस ऋतु का नजारा देखकर। तो कवि कहते हैं मेरे वन में, अर्थात मेरे जीवन में अभी अभी तो वसंत आया है, अर्थात मेरे जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी न होगा मेरा अंत, और कहते हैं अभी इस चीज का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, मेरे जीवन में एक नया उत्साह और एक नया जोश जागा है, जो कि मैं युवा पीढ़ी को जागृत करने में अपने इस संकल्प को पूरा करूंगा। आइए प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है। कवि का ये मानना है कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी सकारात्मकता के साथ और पूरे जोश उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। आइए इस अंश की व्याख्या समझें। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि वे आशावादी हैं जैसा कि हमने जाना, और इसी गुण की वजह से वो ये मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है उनके जीवन में। जैसे वसंत ऋतु में चारों ओर फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली होती है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है कि जैसा अभी अभी उत्साह और जोश की अधिकता है, तो अभी ये कुछ दिन ठहरेगा और इसका अंत अभी नहीं होगा। आइए दूसरा अंश पढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, पात का अर्थ है पत्ता। जैसा कि वसंत ऋतु आई है प्रकृति में और पेड़ों पौधों पर हरे हरे पत्ते और नए नए फूलों की भरमार है। डालियां कलियां कोमल गात, गात का अर्थ है शरीर। सभी पौधों और पेड़ों पर उनकी डालियां लहला रही हैं, नई नई कलियां खिली हैं और नए नए पत्ते बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न का अर्थ है सपना, मृदुल मैंने कोमल, कर मैंने हाथ। कवि कहते हैं कि ये मेरा सपना जो कि युवा पीढ़ी को जागृत करना है, मैं अपने कोमल हाथों से, मृदुल कर का अर्थ है कोमल हाथों से, मैं अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नए जोश और उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं, उसी तरह से कवि भी कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागृत करने का स्वयं पूरा करूंगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित कलियों का अर्थ है थोड़ी सी खिली कलियां, जो कि यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं, कली कहते हैं, वो अभी फूल नहीं बनी है, उन्हें फूल बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। कहते हैं यहाँ पे कोमल जो कलियां हैं उनका अर्थ युवा पीढ़ी से है, अर्थात वो युवा पीढ़ी को कोमल कलियां कहते हैं जो कि आलस्य से भरी हुई हैं, नींद में सोई हुई हैं, उन्हें जागृत करना चाहते हैं कवि। तो कहते हैं फेरूंगा, इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, अर्थात उन्हें सही दिशा निर्देश दूंगा और एक नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, जिससे कि वे जागृत हो जाएंगे और एक सही राह पर चलेंगे। जगा एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का अर्थ है सवेरा, मनोहर का अर्थ है सुंदर, और कहते हैं इस तरह से मैं इस जीवन में, इस पूरे संसार और समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागृत कर पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। यहाँ पर कवि का जो उद्देश्य है वो प्रकृति का उदाहरण देकर समझाते हैं। कोमल कलियां युवा पीढ़ी से, उनका मानना है कि वे युवा पीढ़ी को जागृत करेंगे। जिस तरह से सूर्य के आने पर फूल खिलते हैं, कोमल कलियां फूल बन जाती हैं और पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती हैं, वे भी अपने हाथों से इस सपने को पूरा करेंगे
और एक नए सवेरे का आगमन करे।